बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक मंच प्रदान करता है आपको, ताकि आप लोग खेती किसानी से संबंधित जो भी हम यहाँ पर विषय शामिल करते हैं उसके संबंध में आपके पास जो भी सवाल हैं वो हमसे पूछ सकें, और जरिया होता है एक फ़ोन कॉल। आपको बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें आपको आज के कार्यक्रम में जो हमारा विषय रहने वाला है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी दे दें। धान की नर्सरी और प्रबंधन, इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, और आपके पास जो भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। जी हाँ, 1800-113060, 1800-113061 ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिनके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए हमारी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अब हमें अपने कदम उठाने हैं, और इसके लिए एक हमारे पास जानकारी भी होनी चाहिए। आइए आपको एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं सबसे पहले। तो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हमारी चर्चा की हम शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। और धान की नर्सरी, बहुत ही ज़रूरी समय चल रहा है। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए किस तरह से आप तैयारियां कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर वाई एस शिवे मौजूद हैं इस वक्त, प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम जानेंगे आज धान की नर्सरी के बारे में और साथ ही साथ उन्नत किस्मों के बारे में। धान की जब हम बात करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि अच्छी तरह से उसकी नर्सरी तैयार की जाए, और उन्नत किस्में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आगे चलकर अच्छा उत्पादन दिलवाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप बता दें कि धान की नर्सरी कब तक तैयार कर सकते हैं हमारे किसान। देखिए, धान की नर्सरी जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय पर लगाई जाती है। इसका जो सही समय होता है वो 15 मई से शुरू हो जाता है और 20 जून तक चलता है, क्योंकि जो बहुत सी किस्में हमारी जल्दी पकने वाली होती हैं उनको देर से लगाते हैं। जो थोड़ा लेट पकती हैं, जिनका अवधि ज़्यादा होती है, 135 से 140 दिन के बीच में होती है, उनको थोड़ा जल्दी लगा देते हैं। तो इस तरीके से धान की नर्सरी जो है हम 15 मई से शुरू करते हैं और 20 जून तक लगाते हैं, और ये भी देखते हैं कि मतलब हमारे पानी का साधन है या नहीं है, उस हिसाब से। और जो हमारी किस्म जिसको हमने चुना है अपने अनुमोदित क्षेत्र के लिए, वो किस्म हमारे क्षेत्र के लिए कितने समय में पक के तैयार होगी, तो उसी हिसाब से नर्सरी लगाते हैं। लेकिन ये सही समय है बिल्कुल इस समय, जो जून का, जैसे आज 1 तारीख है, तो उत्तरी भारत में जो सही समय है धान की नर्सरी लगाने के लिए। तो उत्तरी भारत में अभी जो हमारे किसान हैं वो धान की नर्सरी के लिए तैयारियां कर सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो किस्म कौन सी आप यहाँ से सलाह देंगे कि कौन सी अच्छी रहेगी ताकि अच्छा उत्पादन हमारे किसान हासिल कर सके? हाँ, देखिए, किस्में बहुत सारी हैं। धान की किस्में हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग अनुमोदित की गई है। जैसे मैं अपने पूसा की बात करूं, पूसा से हमारे से बहुत सारी किस्में निकाली गई हैं, विशेषकर बासमती टाइप की किस्में, जैसे पूसा बासमती नंबर 1, पूसा सुगन 2, पूसा सुगन 3, पूसा बासमती 1121 जिसको पहले पूसा सुगन 4 के नाम से भी जानते थे, पूसा सुगन 5 जिसको पूसा 2511 के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ जो है इम्प्रूव्ड पूसा बासमती नंबर 1 जिसको 1460 के नाम से भी जानते हैं,
और इसके साथ साथ जो पूसा बासमती 6, जिसको 1401 के नाम से भी जानते हैं, और पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1612, पूसा बासमती 1637, ये सारी किस्में जो हैं पूसा से निकाली गई हैं, जो बासमती टाइप की हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी किस्में अलग अलग क्षेत्रों के लिए अनुमोदित की गई हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा। विशेषकर जो है हाइब्रिड जो है आजकल बहुत लगाते हैं किसान अधिक पैदावार लेने के लिए, तो कुछ हाइब्रिड किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे पूसा राइस हाइब्रिड 10 हमारे पूसा से निकाली गई है। ये सुगंधित भी है और हाइब्रिड भी है। नरेंद्र शंकर धान 2, पंत शंकर धान 1, KRH 2, PSD 3, JK 5003, प्रो एग्रो 6444, प्रो एग्रो 6201, प्रो एग्रो 6219, DRRH 3, इंदिरा सोना सुरुचि PHB 31, और इसके साथ साथ जो है RH 204, ये इत्यादि किस्में हैं जो संकर किस्में हैं। लेकिन इनकी बात ध्यान रखने की ये ज़रूरी होती है किसानों को कि इनका बीज जो है हर साल खरीदना पड़ता है। इनका जो बीज हम अपने घर का नहीं लगा सकते, आप किसी भी अनुमोदित संस्था से बीज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बीज जो है अनुमोदित संस्था से ही लेनी है, आपको प्रमाणित संस्था जो है वहीं से आपको खरीदारी करनी है बीज की, अन्यथा आपको खराब बीज भी मिल सकता है जिसके चलते अच्छा उत्पादन आपको ना मिल सके। इसके लिए आपको प्रमाणित संस्थानों से ही बीज की खरीदारी करनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हर बार किसानों को ये जानकारी दी जाती है और अब हमारे किसानों को इसको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। जब भी आप बीज की खरीदारी कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर बार नया बीज लेना पड़ता है, तो आपको प्रमाणित संस्थान से ही लेना है। तो नर्सरी के लिए कितनी बीज की मात्रा होनी चाहिए और किस तरह से चुनाव किया जाए, कि इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, नर्सरी के लिए जो है जैसे हमारे शंकर धान है उसके लिए जो बीज की मात्रा 12 से 15 किलोग्राम बहुत प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। और जो हमारी जो बासमती टाइप की हैं उनकी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो नर्सरी उगाते हैं हम, उसके लिए काफ़ी होता है। और जो मोटा धान है, जैसे मोटे धान में बहुत सारी किस्में हैं जो हमारी 110 से 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती हैं, 115 से 125 दिन में पक कर तैयार हो जाती हैं। और बहुत सी किस्में जो हैं ज़्यादा अवधि भी लेती हैं, 140 और 150 दिन भी लेती हैं जी। तो इनके लिए जो है अलग अलग बीज की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कुछ किस्में जो अच्छी पैदावार देने वाली हैं, जो कम अवधि की हैं। जी बिल्कुल बताएं। तो वो किस्में इस प्रकार से हैं: PNR 381, PNR 162, नरेंद्र धान 86, गोविंद साकेत 4, नरेंद्र धान 97, सहभागी धान, संपदा, ये प्रमुख किस्में हैं जो 110 से 115 दिन में पक कर तैयार हो जाती हैं जी। और कुछ मध्य अवधि की किस्में होती हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में पक कर तैयार हो जाती हैं। इनमें सरजू 52, पंधान 10, पंधान 12, पंधान 18, IR 64 और गोंत्रा विधान 1, खांडागिरी, महामाया और इसके साथ साथ नवीन प्रमुख हैं जी। ये किस्में अपने अनुमोदित क्षेत्र के लिए लगा सकते हैं। और कुछ किस्में जो हैं हमारी लगभग 140 दिन में पक के तैयार होती हैं, तो वो लंबी अवधि की होती हैं लेकिन अधिक पैदावार देती हैं। उनमें विशेषकर हमारी पूसा 44 बहुत प्रमुख किस्म है, और PR 106, मालवीय 36, नरेंद्र 359, मैसूरी ललाट नरेंद्र 8002, पूजा, प्रतीक्षा, रानी धान, संगीता, संजीता, सांबा मसूरी और स्वर्णा सब 1, ये किस्में प्रमुख हैं जो लगभग 130 से 140 दिन में पक कर तैयार होती हैं। लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। पैदावार अच्छी देती हैं जी। और अपने अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित जो भी किस्में हैं उनको चुनना चाहिए। किस्मों को जो है विशेषकर जहाँ से आप बीज ले रहे हैं, विशेषकर मैं ये कहूँगा राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, हमारी जो स्टेट की जो हमारी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं उनसे सीड लेना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेना चाहिए, कृषि विश्वविद्यालय से लेना चाहिए। और हमारी जो सहकारी संस्थाएं हैं और दूसरे जो
बीज को उपलब्ध कराती हैं, वहीं से बीज को लेना चाहिए। जी। तो अच्छा बीज जो है बहुत जरूरी है। अच्छा बीज होगा तभी तो आगे चलकर अच्छी फसल भी मिल पाएगी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप बीज की खरीदारी कर रहे हैं तो प्रमाणित संस्थान से ही उसकी खरीदारी करें, और साथ ही अपने क्षेत्र के लिए जो आपकी उन्नत किस्में अनुमोदित की गई हैं उन्हीं का चयन करना जरूरी है, क्योंकि वो आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, पानी के अनुसार वो तैयार की जाती हैं, और तभी अगर आप उनका चुनाव करेंगे तभी चलकर आगे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल, आप बताएं। जैसे कि मतलब सीधी बिजाई भी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ किस्में जी बिल्कुल जरूर बताएं, बहुत ही जरूरी है सीधी बिजाई के लिए। यूनिवर्सिटी लुधियाना ने निकाली है। PR 121 है, PR 126 है, PR 127 है, PR 129 है। ये बहुत अच्छी किस्में हैं। विशेषकर इनमें PR 121 और PR 126 जो सीधी बिजाई के लिए बहुत ही अच्छी किस्में हैं और अधिक पैदावार देती हैं और कम समय में पक कर तैयार हो जाती हैं। तो इन किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। तो अगर जो किसान हमारे सीधी बिजाई करना चाहते हैं तो ये तमाम किस्में हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है। तो देखिए किस्में कौन कौन सी हैं, आपको कहां से बीज लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, ये आपने जान लिया। अब नर्सरी की तैयारी कैसे करना है और सबसे पहले बीज को उपचार कैसे करना है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। बासमती धान अपनी खास सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है। बासमती धान की नर्सरी तैयार करने के लिए उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होना जरूरी है। नर्सरी के लिए ऐसे स्थान या खेत का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई का प्रबंध हो। 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में करीब 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए पौध तैयार की जा सकती है। बीज बुआई का सही समय जल्दी पकने वाली प्रजातियों के लिए जून माह का दूसरा पखवाड़ा सही रहता है, जबकि देर से तैयार होने वाली किस्मों के लिए मध्य जून तक बुआई कर देनी चाहिए। नर्सरी के लिए सड़े गोबर में अच्छे से मिला देना चाहिए। इसके बाद खेत में पानी भरकर 2 से 3 जुताई करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए। इसके बाद खेत को छोटी छोटी और उठी हुई क्यारियों में बांटकर अमोनियम सल्फेट, यूरिया और सुपर फॉस्फेट को अच्छी तरह मिला लेना चाहिए। इसके बाद बुआई करें। बुआई के पहले बीजोपचार जरूरी है और जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करना चाहिए। पौध तैयार होने के बाद खेतों में रोपाई करना चाहिए। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अभी मैं जिक्र कर रही थी बीजोपचार का। बीजोपचार के बारे में आपसे मैं विस्तार से जानकारी लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए क्या है उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, इस वक्त प्रदीप जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो प्रदीप जी, आप अपना सवाल पूछें, अपनी टीवी की आवाज कम कर दें और अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो, टीवी से दूर हैं हम। पूछना ये चाहते हैं जी कि हम जो है धान की बुआई करना चाहते हैं, सीधी बिजाई। तो इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सीधी बिजाई करना चाहते हैं, शायद ही पूछना चाहते हैं। सीधी बिजाई करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? हाँ देखिए, सीधी बिजाई यदि करना चाहते हैं आप तो मशीन द्वारा भी बुआई कर सकते हैं और हाथ के हल से भी कर सकते हैं। खेत को जो है तैयार करके और उसके जो पानी देके जो पलेवा करते हैं तो हम उसको, अच्छा ये रहता है जैसा पलेवा करते हैं हम खेत को तैयार करके, तो उसको फिर जुताई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी सीधी सीधी बिजाई कर देनी चाहिए मशीन से। और बिजाई करने के लिए यदि सीडील से करेंगे तो हमारा बीज जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है।
और यदि अब बहुत अच्छी जो बहुत सारी मशीनें जैसे हमारा हैप्पी सीडर वगैरह के साथ में आजकल बहुत सारी प्रिसाइज्ड सीडिंग मशीन आ रही हैं, यदि उस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज में भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम चल जाता है, क्योंकि उनका सीडिंग प्रिसाइज होता है, एक एक दाना डालते हैं वो मशीन में। तो इस तरीके से आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। और सीधी बिजाई करने के बाद में आप जो है जैसे बिजाई कर ली, उसके बाद में जो है फिर ये ध्यान रखें कि जैसे जर्मिनेशन होता है उस तरीके से थोड़ा पानी वगैरह का भी ध्यान रखना है उसके अंदर, और खरपतवार का भी ध्यान रखना है। यदि ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा खरपतवार आएंगे तो एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। पेंडामेथलिन को 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के बिजाई के 1-2 दिन के अंदर कर देना चाहिए। तो इस तरह से सीधी बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल चुका है, और बाकी हमारे किसानों के मन में भी सवाल होंगे, उनके जवाब उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ही मजा आइए देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी प्रबंधन पर, और आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060, 1800-113061 पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। और आपको बता दें इस वक्त भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल सबसे पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार गुरुदत्त जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? तो मेरा सवाल ये है, मेरे धान में पिछले साल पिंकल ब्लाइट की समस्या आ गई थी PR 113 वैरायटी में जी। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना होगा? किस चीज की आई थी जी? पिंकल ब्लाइट धान में। अच्छा, पिंकल ब्लाइट के लिए देखिए सीड ट्रीटमेंट जो है बेस्ट उपाय है। आप सीड ट्रीट करके बोएं। बावस्टीन से जो है जैसे हम सीड ट्रीटमेंट बताते हैं कि आप जो है लगभग 20 लीटर पानी लें और उसमें जो है लगभग 40 ग्राम जो है बावस्टीन मिलाएं, और लगभग 5 ग्राम जो है एग्रोमाइसिन और या पोसामाइसिन, इन दोनों में से कोई सी दवाई या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 2 ग्राम दवा को मिला के, और जो हमारा 20 kg सीड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको जो है रात भर भिगो कर रखें उसके अंदर, और रात भर भिगो कर रखेंगे, फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद में निकाल के तब बुआई करेंगे तो वो उस तरीके की बीमारी नहीं आएगी। सीड ट्रीटमेंट जो बहुत ज़रूरी है। ये जो है हमारा झोंका रोग है, या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या ब्लास्ट है, इनके लिए जो है कंट्रोल करता है। सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है फंजीसाइड से और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दोनों से जो है, या पोसामाइसिन जो हमारी बैक्टीरियल साइड है, इन दोनों से सीड ट्रीट करके बोना चाहिए जी। और अच्छा ये रहता है कि मतलब सीड ट्रीटमेंट के लिए कि यदि आप घर का बीज ले रहे हैं तो उसके लिए ये कर लें कि जैसे घर के बीज के लिए 10% नमक का घोल बनाएं, और 10% नमक का घोल बनाने के लिए 20 लीटर पानी में 2 किलोग्राम जो है जो खाने वाला नमक आता है उसको डाल दें, और उसके अंदर जो है 3 से 4 किलो बीज डालें, तो जो खाली बीज होता है वो ऊपर आ जाएगा
और जो भरा हुआ बीज होता है वो नीचे बैठ जाएगा। फिर उसको 2-3 बार जो है साफ पानी से धोना चाहिए और उसके बाद में जो है फिर इससे बीज का ट्रीटमेंट जो है मैंने बावस्टीन से बताया है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एग्रोमाइसिन से इससे करना चाहिए। तभी जो बीज की बिजाई करेंगे तो आपके खेत में बीमारी आने के चांस कम हो जाते हैं। जी, तो उपचार करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, और अगर वो उपचार नहीं करेंगे तो आगे चलकर बीमारियों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। जी, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, राजेश जी उत्तर प्रदेश से। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? राजेश शर्मा प्रतापगढ़ से। हेलो नमस्ते जी, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्ते मैडम, मैं राजेश शर्मा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं प्रतापगढ़ में धान लगाना चाह रहा हूँ, कौन सी वैरायटी लगाऊं मैम? जी बताएं डॉक्टर शिवे, कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं ये धान की? हाँ देखिए, आप जो है प्रतापगढ़ में नरेंद्र 359 लगा सकते हैं और स्वर्णा सब-1 लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि बासमती की खेती करना चाह रहे हैं तो पूसा बासमती 1637 लगा सकते हैं, पूसा बासमती 6 भी लगा सकते हैं, 1401 लगा सकते हैं। और यदि संकर धान की खेती करना चाह रहे हैं तो प्रो एग्रो 6444 लगा सकते हैं और प्रो एग्रो 6201 लगा सकते हैं, प्रो एग्रो 6219 लगा सकते हैं, या पूसा राइस हाइब्रिड 10 या नरेंद्र शंकर धान 1, इनमें से कोई सी भी किस्म मिल जाए आपको, इनमें से चुनाव कर लें और अपने लगाएं तो अच्छा धान आपके यहाँ पैदा होगा। साकेत भी लगा सकते हैं, नरेंद्र धान जी 100, नरेंद्र धान 97, ये सारी किस्में इनके लिए अनुमोदित हैं प्रतापगढ़ क्षेत्र के लिए। प्रतापगढ़ क्षेत्र में ये जो तमाम किस्में हैं, इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं और प्रमाणित संस्थान से खरीदिए। और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको उपचार जरूर करना है। उपचार के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहेंगे इनको? हाँ, उपचार के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। और बीज उपचार जैसे मैंने बताया कि बीज उपचार का सबसे पहले यदि घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको जो है बीज उपचार करने के लिए नमक के पानी में घोल कर उसको जो खाली बीज है उसको निकालना पड़ेगा, खराब बीज है, जो स्वस्थ बीज है उसका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है फिर बीज का जो है किसी भी फंजीसाइड से, विशेषकर बावस्टीन या कार्बनडाजिम, इन दोनों में से किसी को भी मिल रहा है तो उसका जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करना है। और इसके साथ साथ जो है एग्रोमाइसिन या पोसामाइसिन, इनमें से कोई सी भी मिल रहा है, या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इन दवा में से कोई सी भी दवाई मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल करके बीज का उपचार करना है। और बीज का उपचार जो है विशेषकर बावस्टीन और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर रात भर 24 घंटे उसको भिगोना है, तभी उसका इफेक्टिव होगा। और तब फिर अगले दिन जो है जहाँ खेत तैयार कर रखे आपने नर्सरी, वहाँ पे जो है उसकी बिजाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से तो उपचारित करना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम बिजाई करने जा रहे हैं, नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो जी। तो ये केवल धान के लिए नहीं है, ये हर फसल के लिए है कि आप उपचार जरूर कर लें अपने बीजों को, तभी आगे चलकर जो रोग हैं, जो कीट हैं, उनका प्रकोप काफी हद तक कम हो जाता है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, शिवराज जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो 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 नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सर। हेलो आप अपने टीवी का आवाज कम कर दें और फिर अपना सवाल पूछें। हाँ जी जी नमस्कार मैम, मैं सर से एक सवाल करना चाहूँगा। जी नमस्कार मैम, मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हमारे अभी जो संगवार जिले में एक काली मिट्टी है, उस काली मिट्टी में हम लोग धान रोपण कर रहे हैं और भुरिया भी है। तो उसमें हम लोग ज्यादातर वैरायटी हम अपना पूसा बोते हैं, लगाते हैं। तो पूसा कभी कभी क्या उसमें कौन सा रोग लगता है, जो माहू का रोग लगता है। तो उस रोग को कुछ हो उसके उपाय की तो बता सकते हैं क्या सर? नहीं, माहू तो देखिए रोग नहीं है, कीट है। माहू तो रोग नहीं, माहू तो कीड़ा होता है शिवराज जी, कीड़ा होता है, रोग नहीं होता है माहू तो। और एफिड का यदि होता है तो उसके लिए तो रोगोर आती है, 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी घोल में स्प्रे कर सकते हैं।
या इमिडाक्लोपिड होती है, 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसका कंट्रोल किया जा सकता है। क्लोरपायरीफास का भी 1 से 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के, तो माहू के लिए तो ये नियंत्रण मैंने जो बताया इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इसका जो छिड़काव है वो कब करना चाहिए, क्या सही समय है? जब हमको दिखाई देने लगे कि इनकी पॉपुलेशन माहू की बहुत ज्यादा हो गई है। शुरुआती दौर में अगर है तो उसमें क्या कर सकते हैं? शुरुआती दौर में तो निगरानी रखनी है कि मतलब बढ़ तो नहीं रही है पॉपुलेशन, यदि बढ़ने लगती है तभी उसका इस्तेमाल करना। तो क्या हम शुरुआती दौर में फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं? फेरोमोन ट्रैप भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जगह स्टिकी जो नोट्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो अगर शुरुआती दौर में होता है तो आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, जैसे हमारे सर कह रहे हैं, और साथ ही साथ परपंच लगा सकते हैं। लेकिन अगर मात्रा अधिक हो गई है तभी आपको दवाओं का इस्तेमाल करना है, और सही मात्रा में उनका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाता है। तो शिवराज जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है, आप उससे जरूर संतुष्ट होंगे। बढ़ते हैं आगे, और अब मैं डॉक्टर शिवे आपसे जानना चाहूंगी, पौधशाला हमने तैयार करनी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए यदि हम पौधशाला का क्षेत्रफल, विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा पौधशाला का क्षेत्र जो हमको डिसाइड करना चाहिए जहाँ पे पानी का साधन हो। पहली बात तो ये है, पानी का साधन ज़्यादा ट्यूबवेल है, पंप सेट है, कैनाल है, या इसके साथ साथ हमारा कोई हैंड पंप वगैरह है, टुल्लू पंप है, हम अपने घेर के आसपास भी लगा सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हम नर्सरी उगाते हैं। लेकिन यदि हम जो नर्सरी हाइब्रिड राइस की उगा रहे हैं तो वहाँ पे हमको जो है 500 से 5000 से 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ही मतलब काम चल जाएगा, हमारा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी। 500 से 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में। लेकिन यहाँ पे हमको जो है मोटे दाने वाली या हमको बासमती टाइप की किस्मों के लिए नर्सरी उगानी है, तो वहाँ पे हमको जो है लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है नर्सरी उगाने के लिए। और नर्सरी उगाने के लिए क्षेत्रफल का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मिट्टी जो है वो उर्वरक होनी चाहिए, उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, और पानी का साधन सुनिश्चित होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अच्छी नहीं है तो उसमें गोबर की खाद वगैरह ये सब चीजें मिलाएं। मिट्टी का स्वास्थ्य का भी यहाँ पर हम ध्यान रखने की जरूरत है। विशेषकर जहाँ हम नर्सरी लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे गोबर की गली सड़ी खाद जो है जरूर डाल रही है, क्योंकि उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो पानी की कम जरूरत पड़ती है, और दूसरे जब हम उखाड़ते हैं नर्सरी तो हमारी जड़ें जो खराब होती हैं वो इतनी जड़ें खराब नहीं होती हैं, उनको नुकसान कम होता है जड़ों को, और आसानी से जड़ें उखड़ जाती हैं, वो सुरक्षित रहती हैं, और उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है जब हम खेत में रोपाई करने जा रहे हैं। तो आपको क्षेत्रफल का ध्यान रखना है, और गोबर की सड़ी गली जो खाद है उसका इस्तेमाल जरूर करना है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना बेहद जरूरी है यहाँ पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, सत्यनारायण जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है। आइए इनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप अपने टीवी का आवाज कम कर दें और फिर अपना सवाल पूछें हमसे। हाँ मैडम जी, पूछें अपना सवाल, पूछिए। हाँ मैडम, मैं धान की फसल लगाना। जी मैडम जी, मैं मैडम धान का फसल लगाना चाहता हूँ, कौन सा धान लगाना चाहिए मैडम? जी, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनको? मध्य प्रदेश के लिए बहुत सारी किस्में हैं जो आपके कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई हो। मैं तो ये कहूँगा उसको चुनना चाहिए, क्योंकि जो लोकल वैरायटी होती हैं वो जो हमारी जलवायु के अनुसार जो निकाली जाती हैं उनका चुनाव करते हैं तो हमारे लिए अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ की भी जो पूसा की किस्में हैं, जैसे पूसा सुगंध 5 है, जिसको पूसा 2511 के नाम से जानते हैं, उसको लगा सकते हैं। या हमारी यहाँ से और बहुत सारी किस्में जैसे PNR 381 है, उसको लगा सकते हैं, पूसा 44 को लगा सकते हैं, और नरेंद्र धान 359 है, इसको लगा सकते हैं। प्रतीक्षा है, रानी धान है, स्वर्णा सबवन है, इनको लगा सकते हैं, कोई भी किस्म आपको मिल जाती है। और इसके साथ साथ जो है हमारी पूसा सुगंध 3 है, पूसा सुगंध 2 है, इनमें से किसी को लगा सकते हैं। और यदि थोड़ा बासमती की खेती करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से
वो भी निकाली गई हैं, विशेषकर पूसा बासमती 1637 अभी जल्दी में निकाली गई है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम किस्में हैं जो आप अपने मध्य प्रदेश क्षेत्र में आप इनका चुनाव कर सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो हमारी पूसा राइस हाइब्रिड 10 है, या हमारी शंकर धान 2 है, पंच शंकर धान 1 और 2 है, और नरेंद्र शंकर धान 2 है। इनमें से किसी का चुनाव तो संकर किस्में भी हैं जिनका ये चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। प्रो एग्रो 6444 है, प्रो एग्रो 6201 है, तो इनमें से कोई सी भी किस्म लगाना चाहें, हाइब्रिड भी लगा। तो हमारे विशेषज्ञ ने बहुत सारी आपको किस्में यहाँ पर बता दी हैं और इनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, बीज आपको एक अच्छी संस्था से ही, प्रमाणित संस्था से ही खरीदने हैं और उसको उपचार करके ही नर्सरी में उसकी बुआई करनी है। और बुआई करते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी प्रबंधन पर, और आपके पास अगर कोई भी सवाल है इसके संबंध में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके जवाब पहुंचाने के लिए आप तक हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। और आपको बताते हैं इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से सिद्धार्थ रघुवंशी जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी सर मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम ये पूछ रहा था, मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जो हाइब्रिड वैरायटी है उनका डीएसआर में कितना बीज दर रखना चाहिए? जी बताएं। और एक प्रश्न और है मेरा कि जो नर्सरी में अपने कौन कौन से रासायनिक उर्वरक डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए? जी बताएं डॉक्टर शिवे। दो सवाल हैं दोनों ही सवाल अच्छे हैं। देखिए, इन्होंने पूछा है पहले हाइब्रिड के अंदर जो डायरेक्ट सीडीज में कितना बीज रखना चाहिए। इसके लिए जो है करीब 20 से 22 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है यदि आप मशीन से इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन से बिजाई कर रहे हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो प्रिसाइजली सीडिंग मशीन यदि आपके पास में है तो 25 किलोग्राम से भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक दाना गिरता है उसके अंदर, तो इतने बीज की पर्याप्त होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है
कि जो हमारी सीडिंग मशीन है वो प्रिसाइजली डिबलिंग करने वाली मशीन हो, एक एक दाना एक जगह डालती हो। और दूसरी बात रही कि इन्होंने पूछा है कि हमको कितना नर्सरी के अंदर जो है रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए, उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसे हमें मिट्टी का यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी नर्सरी भी अच्छी होगी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मिट्टी का जो है मृदा परीक्षण के आधार पर जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, लेकिन नर्सरी के लिए फिर भी हमको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे हम बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी हिसाब से जो हम पौध तैयार करते हैं उसके लिए जैसे 800 से 1000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल जो होता है उसके लिए जो हमको 1 टन गली सड़ी गोबर की खाद यानी कि 10 क्विंटल के लगभग गली सड़ी गोबर की खाद डालनी है। और इसके साथ साथ जो हमको 10 से 12 किलोग्राम यूरिया और 12 से 15 किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट और 6 से 7 किलोग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटास और इसके साथ साथ जो 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट इन पोषक तत्वों को मिट्टी के अंदर मिलाना है। जब हम जुताई कर रहे हैं, जुताई करने के बाद में और आखिरी जुताई कर रहे हैं उस समय मिला देना चाहिए। और गोबर की खाद को तो पहले ही मिला देना चाहिए। वो तो शुरुआत में ही आपने कहा था कि वो तो शुरुआत में ही ये मिला देना पोषक तत्वों की इतने पोषक तत्वों की हमको जरूरत पड़ती है नर्सरी के अंदर अच्छी पैदावार लेने के लिए। अच्छी पौध तभी हमारी तैयार होगी। बिल्कुल, अभी आपने बताया था कि उपचार करने के बाद ही हमें नर्सरी में बुआई करनी चाहिए, तो नर्सरी बुआई का समय क्या रहता है, किस समय करनी चाहिए? देखिए, नर्सरी का तो जैसे मैंने बताया कि 15 मई से लेके और 20 जून के बीच का समय जो अच्छा समय है, लेकिन जो पौध डालनी चाहिए हमको पौध जैसे खेत तैयार कर लिया हमने, खेत तैयार कर लिया। खेत तैयार करने का अच्छा तरीका ये है कि हम हमारे उत्तरी भारत में जो है पौध जो है भीगी गीली विधि से बनाते हैं। भीगी विधि से गीली विधि कहते हैं जिसको, अर्थात हम जो है 2-3 पानी भर कर जो है 2-3 जुताइयां करते हैं और लास्ट जुताई जो है करने के बाद में पाटा लगाते हैं, समतल कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो पानी नहीं रहता है, हल्का पानी रहता है, तो हम उनको क्यारियों में बांट लेते हैं। क्यारियों में बांटने के लिए जो अच्छा तरीका ये है 100 मीटर से 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाए और आवश्यकता अनुसार सुविधा अनुसार जो लंबाई रखनी चाहिए, लेकिन 10 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब पानी हमारा जो है ये सूख जाता है तो इनको बांटने के बाद में फिर उनमें पानी भरते हैं। अगले दिन आए के तो पानी 5 सेंटीमीटर पानी भरा तब हम बीज उसके अंदर डालते हैं। तो इस तरीके से जो है बिजाई करते हैं और जब हमने आज जैसे हमने बिजाई करी अगले दिन जो आए तो उस पानी को निकाल देना चाहिए और हमको फ्रेश पानी देना चाहिए। और ये प्रक्रिया तो 4-5 दिन चलती है फ्रेश पानी देने की। तो इस तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बीज हमारा जमता है उगता है तो वो तो उस पर ध्यान रखना चाहिए चिड़िया नहीं खा रही हैं। यदि चिड़िया वगैरह खा रही है, नुकसान कर रही हैं, तो उसके ऊपर जो पुआल बिछा सकते हैं जी। और पुआल बिछा देंगे तो पानी की भी कम जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है हमको सावधानी भी बरतनी है जब हम नर्सरी जमाने के लिए बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं, हमने बीज बो दिया है तो बिल्कुल, तो ये सावधानियां तमाम आपको बरतने की ज़रूरत है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के रीवा से इस वक्त कार्तिक चतुर्वेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 कार्तिक जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मेरा सवाल यह है मैम कि इस समय पर किस किस्म की धानें बोई जा सकती हैं? किस्मों के बारे में आप जानना चाहते हैं? किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। जी, रीवा से बात कर रहे हैं। रीवा से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। तो बहुत सारी किस्में हैं जो इस समय लगा सकते हैं, जो अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, जैसे पूसा 44 है, इसको लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है स्वर्णा 51 है, इसको लगा सकते हैं। नरेंद्र 359 है। या इसके साथ साथ जो है हमारी जो पूसा की कुछ बासमती टाइप की है, उनमें से भी पूसा सुगंध 5 विशेषकर जो पूसा 2511 के नाम से है, ये भी मध्य प्रदेश रीवा में आप लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार देगी। पूसा 1612, पूसा 1637 इनमें से लगा सकते हैं। यदि ये मतलब हाइब्रिड धान की खेती करना चाह रहे हैं तो प्रो एग्रो 6444, प्रो एग्रो 6201, प्रो एग्रो 6219 इनमें से किसी किस्म का ले सकते हैं।
या हमारी जो है पूसा राइस हाइब्रिड 10 है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूसा के साथ साथ जो है PNR 381 किस्म है, इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छी किस्म है। तो साकेत है, नरेंद्र धान 97 है, या इनके यहाँ से कुछ किस्में निकाली गई होंगी विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए। जो इनका कृषि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, इनके भी जबलपुर, वहाँ से निकाली गई होंगी। तो जो वहाँ से निकाली गई वहाँ की जो तैयार की गई, विकसित की गई किस्में हैं, उनका भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र की जलवायु के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। आप इस तरह से जो हमारे विशेषज्ञ ने बताई हैं किस्में, उनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। और आगे चलकर धान की अगर देखभाल आप अच्छे से करेंगे, नर्सरी आप अच्छे से तैयार करेंगे, तो आप अच्छे तौर पर इसका उत्पादन हासिल कर पाएंगे। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, कमल पुनिया जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हेलो हेलो गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं कमल पुनिया जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने धान की नर्सरी लगाई है, तो उसमें कीट जो टिड्डे वगैरह काफी संख्या में पड़ रहे हैं, तो खाने के चांसेस ज्यादा, तो इससे मेरी जो नर्सरी है वो खत्म होने के चांसेस हैं। तो मुझे कौन सी दवाई जो है, कौन सी कंपनी की दवाई बढ़िया रहेगी टिड्डे खत्म करने के लिए? टिड्डे की जो समस्या है वो आ रही है, जो उनकी नर्सरी को प्रभावित कर रही है। देखिए जो टिड्डी का जो विशेषकर जो है प्रकोप हो रहा है, तो वहाँ पे इमिडाक्लोपिड जो आती है, और 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे, तो इससे काफ़ी अच्छी दवा है ये, और इससे जो है आपको निजात मिल जाएगा टिड्डी से। तो 1 मिलीलीटर मात्रा इमिडाक्लोप्रिड की लेनी है, 3 लीटर पानी में उसका घोल बनाना है, फिर छिड़काव करना है। क्या ये सुबह के समय या शाम के समय, या ये ध्यान रखने की जरूरत है कि साफ मौसम हो तभी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, और विशेषकर जो है शाम के वक्त करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। शाम के वक्त करेंगे क्योंकि नर्सरी तैयार हो रही है, पौध बन रही है उसमें, तो इसमें कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है जब हम दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी दवा पूछी है, तो इमिडाक्लोपिड है, वैसे तो रोगोर भी 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी काफी हद तक नियंत्रण हो जाएगा उसका। लेकिन सावधानी आपको यहाँ पर ज़रूर बरतनी है, क्योंकि आपकी जो नर्सरी है उसमें पौध तैयार हो रही है, और जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप साफ मौसम होने पर ही उसका छिड़काव करें, दवा का इस्तेमाल करें। देखिएगा आपकी जो समस्या है काफ़ी हद तक वो बिल्कुल आपको निदान मिल जाएगा उससे, और आप अपनी जो नर्सरी है उसे सुरक्षित रख पाएंगे। तो बिल्कुल जैसे हमारे विशेषज्ञ बाकी कॉलर्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। आप कॉल कीजिए हमें, लेकिन हम शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी प्रबंधन पर। आपके पास कोई सवाल है तो अपना फोन उठाइए, टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए और आपके सवालों के जवाब हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ आइए हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर शिव, आपसे जानना चाहेंगे, नर्सरी में बुआई कर ली, खाद एवं उर्वरकों का भी हमने उपयोग कर लिया, प्रयोग कर लिया, लेकिन एक समस्या जरूर उत्पन्न होती है, वो होती है खरपतवार कोई। तो खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार करें? हाँ देखिए, खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है धान के अंदर। जो विशेषकर जब हम अच्छी नर्सरी लेना चाहते हैं तो खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। विशेषकर बुआई के 10 से 12 दिन बाद जो है हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करके एक खुरपी के द्वारा उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा संभावना हो कि बहुत ज़्यादा खरपतवार आने वाले हैं तो उस दशा में जो हमको बुआई करने के बाद में, जैसे हमने आज बिजाई करी है, उसके 2-3 दिन के अंदर ही जो है ब्यूटाक्लोरमिचेटी नाम की दवा आती है, उसकी जो है लगभग 120 मिलीलीटर दवा 60 लीटर पानी में घोल बना के, और जो हमारा क्षेत्रफल नर्सरी का 800 स्क्वायर मीटर का होता है, 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है, उसमें जो है छिड़काव कर देना चाहिए बुआई के 2-3 दिन बाद। तो खरपतवार आने की संभावना कम हो जाती है। यदि आते भी हैं खरपतवार तो हमें निगरानी रखनी है। और एक बार जो अवश्य जब हमारी नर्सरी जो है 12 से 15 दिन की हो जाए तो बीच से जो है हम खुरपी के द्वारा खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। जी, तो खरपतवार नियंत्रण सही तरीके से सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पौध जो हमारी तैयार हो रही है उसमें कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, वो अच्छी तरह से विकसित नहीं होगी। इसके लिए आपको सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पंजाब से हमें गुरुचरण जी ने कॉल किया है। क्या है उनका सवाल, जान लेते हैं। हेलो हेलो धान के बीज, हेलो, धान के बीज, धान के बीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं? हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं धान के बीज के बारे में? खारी भूमि वास्ते कौन सा बीज सही, कौन सी किस्म सही रहेगी? पंजाब से बात कर रहे हैं, ये कौन सी किस्म ले सकते हैं? पंजाब के लिए देखिए, अभी जो पंजाब की जो PR इन्होंने निकाली है, PR 121 है, PR 126 है, PR 127 है, PR 129 है, ये बहुत अच्छी किस्म है। और ये जो है मतलब लगा सकते हैं और सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। और पूसा 44 भी हमारी बहुत अच्छी किस्म है, पंजाब में लगभग पूरे पंजाब में ही होती है। तो इन किस्मों में से कोई सी किस्म का चुनाव कर लेंगे तो अच्छी पैदावार इनको मिलेगी। जी, तो पंजाब के लिए तमाम किस्में हैं, आप इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। और सीधी बिजाई के लिए भी किस्में हैं जो ये ले सकते हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात दूसरी कही है कि मतलब जो कुछ खारी मिट्टी है तो खारी मिट्टी का सुधार भी होता है। खारी मिट्टी के सुधार के लिए विशेषकर हम बताते हैं कि मतलब भाई हरी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमारी जमीन खाली रहती है तो उस बीच में जो ग्रीन मैन्योरिंग 10 बहनिया का या ढैंचे का हमको करना चाहिए। और या हम जो है जिप्सम वगैरह भी डाल सकते हैं या आयरन पायरेट डाल सकते हैं। तो इस समय हमारी भूमि की उर्वरता शक्ति जो है सुधरती है और जो हमारे क्षारीयपन है वो कम होता है। तो इस तरीके से तो हरी खाद यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे ढैंचा है वगैरह है, लगा सकते हैं जब खेत खाली है। और विशेषकर जो हमारी गेहूं की फसल का भूसा बचता है उसको मिट्टी में जुताई कर देना चाहिए। तो उससे भी जो हमारी लवणता है, मिट्टी की क्षारीयपन है,
वो कम हो जाता है, जो खारापन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हमारी मिट्टी काफ़ी स्वस्थ बन जाती है। तो ऐसे आप उपचार कर सकते हैं और साथ ही पंजाब के लिए कौन सी किस्में हैं हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर शिवे आपसे जानना चाहूँगी, जब हम पौध लगा देते हैं, जब पत्ते आने लग जाते हैं, तो उसमें कभी कभी हमारे किसानों के सवाल होते हैं कि वो सफ़ेद पड़ रहे हैं, उसमें किसी तरह की समस्या आ रही है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ देखिए, जैसे जैसे हमारी नर्सरी बढ़ती है तो जहाँ पे पानी की कमी होती है, विशेषकर उस क्षेत्र में जो है हमारी हरिमाहीनता हो जाती है, जिसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। और वो जो है विशेषकर जब पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती हैं तो आयरन की कमी होती है। तो लौह तत्व जो है विशेषकर जब पानी कम रहता है तो वहाँ आती है। तो उसके लिए जो है हमको ये करना चाहिए, यदि हमको ये दिखाई दे रहा है कि पत्तियाँ सफ़ेद हो रही हैं तो 0.5% से लेके 1% का फेरस सल्फेट का घोल बनाकर उसका परनीय छिड़काव करना चाहिए। और ये प्रक्रिया जो है 1 सप्ताह के बाद, फिर दूसरे सप्ताह में, और फिर 3-4 दिन बाद फिर करनी चाहिए। 2-3 बार जो करते हैं तो इस तरीके से जो है हमारी पत्तियां जो सफ़ेद होती हैं वो सफ़ेद नहीं रहती, वो पत्तियां भी हरी हो जाती हैं। और यदि हम पानी का भी विशेष ध्यान रखेंगे, नर्सरी के अंदर जो है पानी का बहुत महत्व है। पानी जो यदि हम पानी के महत्व के बारे में समझेंगे, कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं, फिर पानी के महत्व को बिल्कुल विस्तार से आपसे समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ मजबूत यादव जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं धान की जो पौध है ना, पौध जी। हेलो जी, आप अपना सवाल पूरा करें। हाँ सर, जैसे जो मैं धान की पौध कब लगा दूं? धान की पौध कब लगा सकते हैं? बिल्कुल सही में चल रहा है ये, बता दें। बिल्कुल सही समय चल रहा है। इस समय आप जो धान की पौध जो है लगा सकते हैं। धान का जो अच्छे ढंग से जो भी किस्म आपके लिए अनुमोदित है आपके क्षेत्र के लिए, उसका चुनाव कर लें और बीज को शोधन करने के बाद में, और जैसे मैंने बताया कि गोबर की खाद डालने के बाद में मिट्टी में बीज की जो बिजाई करते हैं, सही समय चल रहा है। और यदि आप फर्स्ट वीक में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा जी। और मध्य प्रदेश वगैरह में थोड़ा बारिश भी जल्दी आ जाती है यहाँ, तो उस हिसाब से मतलब जैसे मानसून अभी दस्तक दे चुका है केरल में, तो आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश भी पहुंचेगा, तो ऐसे में आप अभी बिल्कुल लगा सकते हैं। समय की कमी है यहाँ पर डॉक्टर शिवे, इसलिए आपसे चाहूंगी आप कम शब्दों में जल्दी से बता दें पानी का महत्व क्या है जब आप नर्सरी लगा रहे हैं? पानी का महत्व ये इसलिए जरूरी है, पानी हल्का हल्का नर्सरी के अंदर रहना चाहिए। कभी भी नर्सरी को जो है पानी जो है पूरा मतलब ढके नहीं, इतना ध्यान रखने की है कि डूब ना पाए नर्सरी। जो ज्यादा अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना होना चाहिए। यदि हम हल्का हल्का पानी रखेंगे नर्सरी के अंदर जो है, जब बड़ी हो जाती है तो हमारे खरपतवार भी कम आएंगे और जो हमारी हरिमाहीनता होती है, क्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, नहीं होगी। तो बिल्कुल आपको पानी का भी बहुत ध्यान रखना है नर्सरी प्रबंधन करते समय। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर शिवे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दर्शकों के साथ साझा की, धन्यवाद आपका। तो आपने जान लिया धान की नर्सरी आप लगा रहे हैं तो किस तरह से आपको प्रबंधन कार्य करने हैं। आइए, ये तो हो गई आज के कार्यक्रम की बात। कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बता देते हैं आपको। कल के कार्यक्रम के हमारे जो विषय हैं वो रहेंगे सब्जी फसलों में बेहतर उत्पादन हेतु प्रबंधन। जी हाँ, ये हमारे कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा। धान की नर्सरी और उन्नत किस्मों पर फिर हम कल चर्चा करेंगे और इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप कल भी हमसे पूछ सकते हैं और माध्यम है ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, मेल कर सकते हैं आप hellokisan2015@gmail.com पर आप पहले ही मेल कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, सुझाव भी आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो जान लिया आपने कल के विषयों के बारे में। साथ ही तीनों माध्यम हमने आपको बता दिए हैं जिनके जरिए पहले आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही जिसके जरिए आप लाइव अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी आपसे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।